हाँ जी, तो देखो आज अपन क्या करेंगे, टैक्स ऑडिट के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, टैक्स ऑडिट में स्टार्टिंग में कुछ केस स्टडीज दे रखी है। देखो ये रही 5 केस स्टडीज है। 5 केस स्टडीज को अपन जो है आखिरी में करेंगे। उससे पहले अपन क्या करते हैं, उससे पहले अपन जो है आईसीएमआईट के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कर लेते हैं। ऑलराइट, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सनलाइट एंड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसका टर्नओवर कितना आ रहा है? इसका टर्नओवर आ रहा है 265 लाख। देखो ये रहा 265 लाख आ रहा है करंट ईयर में, करंट ईयर 23-24 में इसका टर्नओवर आ रहा है 265 लाख का। ऑलराइट, आगे देखो क्या कह रहा है। एग्जामिन वेदर द सनलाइट एंड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड एज पर 44 AB। हमें ये बताना है कि भाई हमें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी है कि नहीं करानी है। उसके लिए अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो इन्फॉर्मेशन देखना क्या है। हमें बता रखा है कि भाई ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसका टोटल टर्नओवर था कितना था, 265 लाख था। एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर में जो मुझे पैसा मिला है, करंट ईयर में जो मुझे टोटल रिसीट्स हुई है वो कितने की हुई है, 3 करोड़ 25 लाख की हुई है। तो एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द टर्नओवर मेंशन इन ए अबव। मतलब इन 325 लाख में जो है ये टर्नओवर भी इंक्लूडेड है। करंट ईयर में आपको जो भी टोटल रिसीट्स हुई है उसका अमाउंट कितना है, 325 लाख है। आगे देखो क्या कह रहा है। एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर, ये तो मैंने देख ही लिया। कैश रिसीट्स आउट ऑफ वन अबो, तो जो टर्नओवर था, आपको जो टर्नओवर था 265 लाख का, उसमें से कैश में टर्नओवर कितना रिसीव हुआ है, 14 लाख का टर्नओवर रिसीव हुआ है। सो कैश रिसीट्स आउट ऑफ वन अबो कितना दे रखा है, 14 लाख बता रखा है। फिर मुझे बता रखा है कि भाई कैश रिसीट्स आउट ऑफ टू अबो, ये जो मुझे टोटल पैसा रिसीव हुआ था करंट ईयर में 365 लाख, 325 लाख का, उसमें से ये लोग कह रहे हैं कि भाई 16 लाख, 16 लाख कैश में रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीट्स आउट ऑफ टू अबव दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द फिगर मेंशन इन थ्री अबव, मतलब ये 14 लाख इसमें भी इंक्लूडेड है। आगे देखो क्या कह रहा है। एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1 करोड़ 35 लाख का है। और आपके कैश पेमेंट्स कितने के आ रहे हैं, 695 लाख के आ रहे हैं। अब मुझे ये बताना है कि भाई हमें करंट ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी है कि नहीं करानी है। अच्छा, अपना टर्नओवर जो है, अपना टर्नओवर 1 करोड़ से तो ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब ये है कि भाई अपन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर आपकी जो कैश रिसीट्स है वो अप टू 5% है ऑफ टोटल रिसीट्स, एंड आपका जो कैश पेमेंट्स है वो अप टू 5% है ऑफ टोटल पेमेंट्स, तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ से सीधी हो जाएगी 10 करोड़। तो अपन ये चेक करेंगे कि भाई अपनी जो करंट ईयर में जो टोटल कैश रिसीट्स है, कितनी है टोटल कैश रिसीट्स, 16 लाख है। ये टोटल कैश रिसीट, ये टोटल रिसीट्स का, ये टोटल रिसीट्स का अप टू 5% है क्या? क्या बोला मैंने कि अपनी जो कैश रिसीट्स है, टोटल कैश रिसीट्स हैं, वो टोटल रिसीट्स का अप टू 5% तक है क्या? तो करंट में मुझे जो है टोटल 3 करोड़ 25 लाख रुपए टोटल रिसीट्स हुए हैं। 3 करोड़ 25 लाख में से 16 लाख मुझे है कैश में रिसीव हुआ है। तो अगर इसका परसेंटेज निकालोगे कितना, 16 लाख डिवाइड बाई 3 करोड़ 25 लाख, तो कितना आएगा ये आपका आएगा करीबन 4.92%, मतलब अप टू 5% तक है। अपन दूसरा चीज़ देखेंगे कि भाई अपनी जो कैश पेमेंट है, अपनी जो कैश में कैश पेमेंट है, जो मैंने पेमेंट्स कैश में करी है, वो अप टू 5% है क्या टोटल पेमेंट्स का। मेरी टोटल पेमेंट्स कितनी आ रही है, मेरी टोटल पेमेंट्स आ रही है 1 करोड़ 35 लाख की। तो 6,95,6,95,000 डिवाइड बाई 1 करोड़ 35 लाख करोगे कितना आएगा, करो। 695 डिवाइड बाई 6,95,000 डिवाइड बाई 135,000 ये आपका आ जाएगा करीबन 5.14, मतलब 5% से ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप करोगे तो देखो ये आएगा निकले के 5.14%। इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। का मतलब क्या हुआ, 10 करोड़ की आप पे लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, आप पे जो है लिमिट 1 करोड़ की एप्लीकेबल होगी। और करंट ईयर में आपने जो है क्या करा है, 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर दिया, तो करंट ईयर में आपको जो है बुक्स अकाउंट्स ऑडिट कराने ही पड़ेंगे। तो ये तो हो गई 44 AB की बात। अच्छा, आपने पढ़ रखा है 44 AD। 44 AD ये कहता है कि भाई अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक है तो आपको जो है क्या करना है, आप जो है प्रेजेंटिव इनकम पे जो है टैक्स पे कर सकते हो। अगर आपने 44 AD ऑप्ट कर लिया तो 44 AB नहीं लगता। अब करंट ईयर में अगर आप देखोगे, करंट ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन आपने 44 AD में एक कंडीशन पढ़ रखी है कि आपका जो टर्नओवर है, आपको जो टर्नओवर है उसको आप पकड़ो, आपको जो टर्नओवर है उसको पकड़ो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि भाई 44 AD मुझे ये कहता है कि भाई आपकी जो 2 करोड़ की लिमिट है ना 44 AD में, वो 3 करोड़ की हो जाएगी अगर आपका जो कैश में टर्नओवर है वो अप टू 5% है ऑफ टोटल टर्नओवर। अब मुझे ये बताओ कि भाई आपका जो टोटल टर्नओवर है वो कितना है, टोटल टर्नओवर है 265 लाख का, और कैश रिसीट्स आउट ऑफ वन अबो, तो आपका जो कैश में टर्नओवर है वो कितना आ रहा है, 14 लाख आ रहा है। तो 14 लाख डिवाइड बाय क्या करोगे, 2 करोड़ 65 लाख करोगे, तो आपकी रेट कितनी निकल के आएगी, आपकी रेट निकल के आएगी 5.28%। इसका मतलब ये है कि भाई आप 44 AD भी ऑप्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप 44 AD भी ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 44 AD ऑप्ट कर लेता तो सीधी सी बात है मुझे टैक्स ऑडिट नहीं करानी पड़ती। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई करंट ईयर में आपको जो है टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, आप 44 AD भी नहीं ले सकते। लेकिन देखो इन लोगों ने क्या बोला, क्या आपका आंसर चेंज होता अगर आपकी जो कैश रिसिट्स है जो अपन को पॉइंट नंबर 3 में दे रखी है, मतलब ये जो 14 लाख की रिसिट है ये कितने की होती, 13 लाख की होती।
तो 14 लाख की जगह अगर मेरी 13 लाख की रिसीट होती तो क्या मेरा आंसर चेंज होता? तो आप करो 13 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ 65 लाख करो, कितना आ रहा है? 13 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ 65 लाख करोगे तो आपका निकल के आएगा 4.91%। इसका मतलब ये है कि भाई अप टू 5% तक है। तो क्या हुआ कि भाई 44 AD की लिमिट आपकी 2 करोड़ से 3 करोड़ की हो जाएगी। अब 44 AD की लिमिट मेरी 2 करोड़ से 3 करोड़ की हो जाएगी और करंट ईयर में मेरा टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ 65 लाख है। इसका मतलब ये है कि भाई करंट ईयर में मैं 44 AD ले पाऊंगा। अगर मैं 44 AD ले लिया तो 44 AB के अंदर मुझे ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले केस में तो अपन ने ये देख लिया कि भाई आपको 44 AB के अंदर ऑडिट करानी है, 44 AD नहीं ले सकते। फिर इन लोगों ने पूछा कि भाई क्या आपका आंसर बदलता? अगर 14 लाख की जगह कितना होता? 13 लाख होता। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर 14 लाख की जगह 13 लाख होता तो आप 44 AD ले पाते। आप 44 AD ले पाते, उस केस में आपको जो है 44 AB में ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। ईजी है ना? तो देखो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ये बता रहा है कि हम एक ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कर रहे हैं 2010 से। हमारे को करंट ईयर में टोटल कमीशन की रिसीट हुई है 287 लाख की। मुझे डिटेल्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट बता रखा है। डेट ऑफ रिसीट मतलब मुझे दे रखी है इस दिन पे मुझे इतना इतना पैसा मिला है। 15,65,000 मिला है भीम यूपीआई से, फिर अकाउंट पे ही चेक से। फिर मुझे ये सारी डेट्स दे रखी है और मुझे बता रखा है इतना इतना पैसा आपको मिला है। अगर आप देखोगे ये आपको मिला है बियर चेक से, बाकी सारा आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है। आगे अगर देखोगे तो मुझे बता रखा है कि बाकी अदर एग्रीगेट रिसिट्स नॉट एक्सीडिंग 2000 पर पर्सन ऑन सर्टेन ओकेजन फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स। तो मुझे अदर रिसिट्स हुई है कितने की? 1,44,21,600 की जो है अदर रिसिट्स हुई है। मुझे ये बता रखा है कि ये जो 1 करोड़ की जो आपको अदर रिसिट हुई है उसमें से 50 to 500 आपको कैश में मिला है। ठीक है ना? तो ये जो अदर रिसिट्स आपको अकाउंट पे चेक नेफ्ट एंड यूपीआई से मिली, लेकिन ये जो 50 to 500 है इसमें से 50 to 500 मुझे कैश में मिला है। अगर आप आगे देखोगे, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई आपने एग्रीगेट पेमेंट टोटल ईयर में करा है इतने का। इसमें से आपने कैश में कितना करा है? कैश में करा है 20,58,000 का। आगे देखो क्या दे रखा है, मिस्टर अभिनव कंटेंटेड दैट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड, क्योंकि उसका टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है एंड इज एलिजिबल टू डिक्लेयर इज इनकम एज पर 44 AD। तो आपने समझ रखी है एक चीज़ की, जब आप 44 AD लेते हो तो आपको जो एजेंसी बिजनेस होता है, आपको जो एजेंसी बिजनेस होता है, कमीशन बिजनेस होता है, इस पर 44 AD नहीं लगता। अपन क्या कर रहे हैं? अपन जो है बेसिकली एक एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पर अपने को कमीशन मिल रहा है। तो ये जो एजेंसी का बिजनेस होता है इस पर 44 AD आपको अवेलेबल नहीं है। तो एक बात तो अपने को क्लियर हो गई कि भाई 44 AD तो आपको मिलेगा नहीं। अब दूसरी चीज़ ये आती है, कि भाई 44 AB में आपको ऑडिट कराने की जरूरत है क्या? तो आपका टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट देखेंगे। आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है, इसका मतलब ऑडिट तो आपको करानी पड़ेगी। लेकिन मुझे 44 AB ये कहता है कि 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी। 1 करोड़ की लिमिट क्या हो जाएगी अगर 10 करोड़ जाएगी? अगर आपका जो अग्रीगेट कैश रिसीट है टोटल करंट ईयर में, तो आपको जो अग्रीगेट कैश रिसीट है वो अप टू 5% है ऑफ टोटल रिसीट्स, एंड जो आपका अग्रीगेट कैश पेमेंट है वो अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। वापस समझना, एग्रीगेट कैश रिसीट अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स एंड एग्रीगेट कैश पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपकी 1 करोड़ की लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 करोड़ जाएगी। अपन करंट ईयर में देखते हैं कि भाई मुझे कैश में कितनी रिसीट हुई है। कैश में मुझे रिसीट हुई है 13,35 आ रही है और 52,500 ही है। तो कितना हो गया देखो, 13,35,000 प्लस 52,500 आपका हो गया 13,87,500। अच्छा, टोटल आपकी रिसिट्स कितनी है? तो आपकी टोटल रिसिट्स हुई है, अगर आप देख सकते हो, इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करो प्लस ये सारी चीज़ों को ऐड करो, आपका टोटल कितना निकल के आएगा? आपका टोटल निकल के आएगा 287। तो आपको जो कैश में रिसिट हुई है वो कितनी है? वो 4.83% है ऑफ टोटल रिसिट, मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरा अपन ये देखेंगे कि जो आपने कैश में पेमेंट करा है वो टोटल पेमेंट्स का अप टू 5% होना चाहिए। तो कितना परसेंटेज निकल के आ रहा है? आपका जो पेमेंट है, पेमेंट का परसेंटेज कहाँ दे रखा है इन लोगों ने? देखो ये रहा, सिंस इज कैश पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एग्जिट 5%, तो इसका परसेंटेज निकालो कितना आ रहा है? 20,58,000 डिवाइड बाय, करते हैं अपन, देखो 20,58,000 डिवाइड बाय करा मैंने 2 करोड़ 58 लाख, ये आपका निकल के आएगा करीबन 7.97%। इसका मतलब ये है कि भाई सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो आपको जो है 10 करोड़ की लिमिट नहीं लगेगी, आप पे जो है 1 करोड़ की लिमिट लगेगी। और 1 करोड़ की लिमिट लगेगी तो आपको जो है करंट ईयर में टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। तो मैंने 44 AB का पहले प्रोविजन समझाया, 10 करोड़ की लिमिट समझाई, फिर मैंने बताया कि भाई अगर आप 44 AD लेते हो तो आपको जो है क्या करना पड़ता है? आपको जो है बेसिकली अपनी इनकम 8% और 6% में डिसाइड करनी पड़ती है, डिक्लेयर करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एजेंसी बिजनेस करो तो आपको 44 AD नहीं मिलता। तो देखो हमने क्या कहा, इन द प्रेजेंट केस, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, आपको जो है 44 AD नहीं मिलेगा, आपको 44 AD नहीं मिलेगा। फिर मैंने ये बता दिया कि भाई आपकी जो कैश रिसिट है और कैश पेमेंट अप टू 5% है क्या? हमने कहा अप टू 5% नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करानी पड़ेगी। देखो, इज रिक्वायर्ड टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर 44 AB एंड फर्निश अ टैक्स आउट रिपोर्ट ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। और ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट क्या होती है? 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ईजी है ना? तो ध्यान रखना, जब भी टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो आप दो पर्सपेक्टिव से देके आना। एक तो नॉर्मल 44 AB, और फिर ये भी देखना कि जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन की रेट्स लगती है उसको आप जो है ऑप्ट आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो।
क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ रखी है कि अगर 44 AD लगता है, 44 AD लगता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन में, आप अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हो तो आपको जो है टैक्स अवॉइड करानी नहीं पड़ती। देखो पहला क्वेश्चन भी जो था उसको इन लोगों ने 44 AB और फिर उसके बाद 44 AD के पर्सपेक्टिव से दिया। सेकंड क्वेश्चन को भी जो है अपन ने क्या करा, 44 AD एंड 44 AB दोनों के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करा। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसने 95 लाख का इंटरेस्ट पे करा है एक्स इनकॉर्पोरेशन को, नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज को, इन द प्रीवियस ईयर 23-24 ऑन अ लोन बॉरोड फ्रॉम इट। हमने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया था और उसको कितने का लोन, कितने का इंटरेस्ट पे करा है, उसको जो है मैंने 95 लाख का इंटरेस्ट पे करा है। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे बता रखा है कि भाई एक्स लिमिटेड ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 करोड़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1/4/2023 फ्रॉम वाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन कंपनी इन विच इट होल्ड्स 20% वोटिंग पावर। तो मैंने जो है वाई इनकॉर्पोरेशन से भी लोन ले रखा है, लेकिन वाई इनकॉर्पोरेशन में कितना होल्ड करता हूँ, 20% होल्ड करता हूँ वोटिंग पावर। एटलीस्ट 26% करते हो तो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वाई इनकॉर्पोरेशन से जो मैंने लोन लिया है वो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। लेकिन अगर आप आगे ट्विस्ट देखोगे तो क्या दे रखा है कि जो मेरी एक्स इनकॉर्पोरेशन थी, ये वाली एक्स इनकॉर्पोरेशन थी, ने क्या कर रखा है, 2 करोड़ का पैसा जमा करा रखा है। एक्स इनकॉर्पोरेशन ने जो है 2 करोड़ का पैसा जमा करा रखा है किसके पास, वाई इनकॉर्पोरेशन के पास। एक्स लिमिटेड क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड ये बोलता है कि प्रोविजंस ऑफ 94B आर नॉट अट्रैक्टेड इन दिस केस क्योंकि द इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज डज नॉट एग्जिट 1 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 23-24। फटाफट कहानी समझना, ये एक्स लिमिटेड है, एक एक्स इनकॉर्पोरेशन है और एक क्या है, वाई इनकॉर्पोरेशन है। एक्स इनकॉर्पोरेशन ने लोन दिया, ये इसको इंटरेस्ट पे करिए कितने का, 95 लाख का। वाई इनकॉर्पोरेशन लोन दिया और ये इसको इंटरेस्ट पे करिए कितने का, ये इसको इंटरेस्ट पे करिए, देखो ये रहा 5 करोड़ का लोन लिया है और 10% पे अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा ये जो वाइन कॉर्पोरेशन है ये आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये जो एक्सिन कॉर्पोरेशन है ना, इसने 2 करोड़ का रुपए क्या कर रखा है, इसका जमा करा रखा है। तो वाइन कॉर्पोरेशन ने 5 करोड़ का लोन दे रखा है जिसमें से 2 करोड़ का पैसा किसने जमा कराया है, 2 करोड़ का पैसा जो है एक्सिन कॉर्पोरेशन ने जमा कराया है। अभी जो एक्स लिमिटेड बोलती है कि भाई 94B लगेगा नहीं, 94B का प्रोविजन आपको क्या कहता है कि भाई अगर आपने अपनी नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज को 1 करोड़ से ज़्यादा का क्या करा है, पेमेंट करा है इंटरेस्ट का, तो जो है क्या हो जाएगा, उसके पे 94B के प्रोविजन लग जाएंगे। 30% ऑफ एबिटा जो है, 30% ऑफ एबिटा तक हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। करंट केस में अगर आप देख रहे हो, करंट केस में देख रहे हो तो आप एसोसिएट एंटरप्राइज को कितना पे कर रहे हो, 95 लाख। अच्छा नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को कितना पे करो, नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को पे करो 5 करोड़ का 10%। अच्छा एक्स लिमिटेड ये बोलती है कि जो वाई इनकॉर्पोरेशन ने मुझे लोन दिया है वो मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो एक्स इनकॉर्पोरेशन है उसने जो है इक्वली मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, अपन ने वाई इनकॉर्पोरेशन से लोन लिया है 5 करोड़ का, लेकिन जो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है उसने सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। उसने क्या कराए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। तो अपना जो 94B का प्रोविजन क्या कहता है, 94B का प्रोविजन कहता है कि आपने क्या करा है, मैचिंग या फिर करस्पॉन्डिंग अमाउंट डिपॉजिट कराया। आप देखो पढ़ो, 94 भी हमें ये बताता है कि अगर डेट इज इशूड बाय लेंडर जो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, लेकिन एसोसिएट एंटरप्राइज ने क्या कर रखा है, या तो गारंटी ले रखी है, या तो गारंटी प्रोवाइड कर रखी है, या फिर उसने देखो क्या कर दिया, डिपॉजिट करा दिया करस्पॉन्डिंग या मैचिंग अमाउंट ऑफ फंड्स विद द लेंडर सच दैट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इशूड बाय द एसोसिएट एंटरप्राइज। अपने केस में वाइन कॉर्पोरेशन ने अपने को लोन दिया है, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो वाइन कॉर्पोरेशन ने मुझे 5 करोड़ का लोन दिया है उसको 94 भी, उस पर 94 भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसने मुझे लोन दिया है 5 करोड़ का, और एक्स एंड कॉर्पोरेशन जो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है उसने पैसा सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ तक जमा कराया है। तो एक्स लिमिटेड क्या बोलती है, एक्स लिमिटेड ये कहती है कि भाई देखो 94B में हम कवर नहीं होंगे क्योंकि मैं एसोसिएट एंटरप्राइज को पे करूँ 95 लाख और नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज मेरी जो है 94B से अट्रैक्ट होगी ही नहीं। ठीक है, अब देखो टैक्स ऑडिटर क्या बोलता है, टैक्स ऑडिटर ये कहता है, टैक्स ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन कि जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, कितने का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, 20 लाख का, कैसे निकाला भाई, 5 करोड़ का लोन दिया है किसने, वाइन कॉर्पोरेशन ने एक्स लिमिटेड को, इसमें से 2 करोड़, जिसमें से 2 करोड़ किसने जमा कराए हैं, जिसमें से 2 करोड़ अपने एसोसिएट एंटरप्राइज ने जमा कराए हैं। तो टैक्स ऑडिटर ये कहता है कि ये जो आपने 5 करोड़ का 10% ब्याज पे कर रहे हो, इसमें से जो 2 करोड़ आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने जमा कराया है उस पर 10% निकालो, उसका 10% कितना होता है, 20 लाख। तो एक तो हो गया 95 लाख जो आप किसको पे करो, एक्स इनकॉर्पोरेशन को, और एक हो गया 20 लाख जो आप पे करो वाई इनकॉर्पोरेशन को। कितने अमाउंट पे, 2 करोड़ के अमाउंट पे जो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने जमा करा रखे हैं, किससे, एसोसिएट एंटरप्राइज ने जमा करा रखे हैं किसके पास, वाई इनकॉर्पोरेशन के पास। तो टैक्स ऑडिटर कहता है कि भाई 95 लाख प्लस 20 लाख करूंगा, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, 94B के प्रोविजन एप्लीकेबल होने चाहिए। ये कौन बोल रहा है, टैक्स ऑडिटर बोल रहा है। लेकिन देखो एक्स लिमिटेड क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड ये कहता है कि भाई एक्स इनकॉर्पोरेशन हैज नॉट डिपॉजिटेड अ करस्पॉन्डिंग मैचिंग अमाउंट ऑफ 5 करोड़ विद वाई इनकॉर्पोरेशन। आपने लोन लिया है 5 करोड़ का और एक्स इनकॉर्पोरेशन ने जमा कराया सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई उसने मैचिंग या करस्पॉन्डिंग अमाउंट तो जमा कराया नहीं है, तो 94B के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, तो देखो टैक्स ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है वो देख रहे हैं। इन दिस केस, इन दिस केस द डेट इज इशूड बाय वाई इनकॉर्पोरेशन इज 5 करोड़, और सामने वाली आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने कितना पैसा जमा कराया, 2 करोड़ का, क्योंकि डिपॉजिट मैचिंग अमाउंट का नहीं है। एक्स लिमिटेड ये कह रहा है कि भाई 94B के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ वाई कॉर्पोरेशन को। टैक्स ऑडिटर को लगता है, टैक्स ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंटरेस्ट ऑफ 2 करोड़ अमाउंटिंग टू 20 लाख विल हैव टू बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ 94B। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पेबल
भाई एक्सटिमेटेड कितना हो गया 95 लाख प्लस 20 लाख कितना हो गया 115 लाख हो गया, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का है, मतलब 94B के प्रोविजन लगने चाहिए। अब देखो क्या दे रखा है, रेलेवेंट क्लॉज ऑफ 34D, रेलेवेंट क्लॉज ऑफ 3CD, रेलेवेंट क्लॉज ऑफ 3CD, अपना जो फॉर्म नंबर 3CD होता है उसमें रेलेवेंट क्लॉज क्या है, क्लॉज नंबर 30 मुझे ये बताता है कि टैक्स ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है वेदर द एसएससी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर एक्सिडिंग 1 करोड़ एज रिफर टू 94B, अगर हाँ तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब देखो क्या दे रखा है, गाइडेंस फ्रॉम टैक्स ऑडिटर मुझे ये बताता है कि अगर टैक्स ऑडिटर और जो क्लाइंट है उसके बीच में क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो टैक्स ऑडिटर में हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द एसएससी। अच्छा, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 3C में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एज पर पैरा 19.3, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऑफ द टैक्स ऑडिटर एंड दैट ऑफ द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन 3CD बाय द एसएससी, tax auditor may consider stating both the viewpoints and also the relevant information related to the matter in order to enable the tax authority to take a decision in this matter। मतलब बहुत सिंपल सी बात है ये कि अगर आपके टैक्स ऑडिटर और आपके क्लाइंट के बीच में क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्लाइंट बोल रहा है 94B नहीं लगेगा, टैक्स ऑडिटर बोल रहा है 94B लगेगा, तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है फॉर्म नंबर 3CA में उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई देखो टैक्स ऑडिटर ये बोल रहा है और क्लाइंट ये बोल रहा है। आपने रिपोर्टिंग कर दी, फिर जब आपने जो है अपने क्या बोलते हैं 3CD भर दी, ठीक है, आपने जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भर दी तो इनकम टैक्स अथॉरिटी अब खुद चेक कर लेगी कि भाई कौन सा डिसीजन सही है कौन सा डिसीजन गलत है। देयरफॉर द टैक्स ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अप्रोप्रिएटली एज एन ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म नंबर 3CA, फॉर्म नंबर 3CA और 3CB एज द केस में भी, ठीक है। तो जो भी आपका फॉर्म नंबर है 3CA 3CB, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उसमें ये बताना पड़ेगा भाई मेरे और क्लाइंट के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैंने दोनों व्यू पॉइंट्स लिख दिए हैं, टैक्स अथॉरिटी अब क्या करेगी, खुद डिसीजन ले लेगी कि भाई कौन सा व्यू पॉइंट सही है। अकॉर्डिंगली इन दिस केस द टैक्स ऑडिटर may state both the viewpoints in clause 30B as well as report the difference of opinion appropriately as an observation in para 3 of 3CA to enable the tax authority to take a decision, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों व्यू पॉइंट स्टेट कर दोगे फॉर्म नंबर 3CA में, टैक्स अथॉरिटी खुद ही डिसीजन ले लेगी। कहानी समझ में आ गई ना। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर फॉर्म नंबर 3CD जब भरते हो आप, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर जब भरते हो, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप क्या करोगे, दोनों व्यू पॉइंट्स लोगे, ये किसकी जिम्मेदारी है, टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रखा है, एबीसी लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो एबीसी लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स। It made a payment for hiring dumpers for this purpose. The company has not deducted TDS on the ground rate since the payment was for the transportation of goods and not for renting out machinery 191 194 में TDS नहीं कटना चाहिए। लेकिन टैक्स ऑडिटर क्या बोल रहा है, टैक्स ऑडिटर बोल रहा है कि भाई ट्रांजेक्शंस बीइंग इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने जो ट्रांजेक्शंस कर रखे हैं, मतलब जो बेसिकली आपने क्या कर रखा था, आपने जो है डंपर्स हायर पे लिए थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए थे, राइट। आपने जो डंपर्स हायर पे लिए थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए थे, तो 194C में TDS कटना चाहिए। अब व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑडिटर इन सच अ केस एंड कंसीक्वेंट एथिकल इंप्लीकेशन। वही बात हो गई, तो मेरा क्लाइंट है वो बोला है कि भाई इस पे TDS नहीं कटेगा, ऑडिटर बोला है कि भाई TDS कटना चाहिए, क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तो टैक्स ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले आप बताओगे कि भाई फॉर्म नंबर 3CD, जो फॉर्म नंबर 3CD का क्लॉज 34 है वो मुझे क्या बताता है, टैक्स ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि भाई वेदर द एसएससी इज लाइबल टू डिडक्ट और कलेक्ट TCS एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और अगर हाँ इफ यस एंड इफ यस, अब उसको क्या करना पड़ता है, डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है। बेसिकली टैक्स ऑडिटर को डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजेक्शन जिस पे TDS कटना चाहिए था। अब देखो क्या दे रखा है, while answering the issue of applicability of provisions of chapter this a number of debatable issue may arise before the SSC as well as the tax auditor। अच्छा फिर देखो क्या दे रखा है, टैक्स ऑडिटर may have a difference of opinion with respect to the applicability of provisions of TDS TCS in such a case, अगर ऐसा है in such a case tax auditor has to report the difference of opinion appropriately as an observation in form number 3CA। तो वही बात हो गई कि अगर क्या है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपनी जो फॉर्म नंबर 3CA 3CB है उसमें अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्लाइंट का ओपिनियन ये है, मेरा ओपिनियन ये है। अच्छा इसी तरह से क्लॉज 21B, क्लॉज 21B ऑफ 3CD में आपको ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि भाई कौन कौन से अमाउंट पे क्लाइंट ने TDS नहीं काटा है। अब देखो क्या दे रखा है, इन केस द टैक्स ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर द क्लॉजेस एंड फेल्स टू मेंशन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर आपने जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेंशन नहीं करा तो आपको जो है क्या मानेंगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी मानेंगे अंडर क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल 2 CA एक्ट फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस में बी इन्वोक्ड। तो बेसिकली आपने क्लॉज 7 पढ़ रखा है, क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल कि भाई अगर 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 टैक्स ऑडिटर या फिर ऑडिटर क्या करता है, ड्यू डिलिजेंस को एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसको जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग करोगे। टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि भाई दोनों पॉइंट्स को क्या करेगा, फॉर्म नंबर 3CA 3CB में रिपोर्ट करेगा, अगर उसने नहीं करा तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी मान लिया जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बता रहा है कि भाई 132 में सर्च कंडक्ट हुई इन केस ऑफ एलिमेंट ज्वेलर्स अ गोल्ड ज्वेलरी रिटेल चेन ऑन 28/2/2023। तो क्या हुई, सर्च कंडक्ट हुई।
As a part of post search inquiries, data from the billing software was analyzed. On analysis of data, it was found that company was involved in a violation of 40A3 in a major way to the tune of 20 crore. तो सर्च के दौरान आपको ये पता चला कि भाई कंपनी क्या कर रही है, कंपनी 40A3 का वॉल्यूशन कर रही है। 40A3 का मतलब क्या है कि भाई आपने कैश में परचेज कर रखे हैं 10,000 से ज़्यादा के, और टोटल कितना अमाउंट हो रहा है, टोटल 20 करोड़ का अमाउंट आ रहा है। ये जो है सर्च में अपने को ये पता चला। अब देखो क्या दे रखा है, in order to verify the findings culled from the digital data, some of the customers whose whereabouts were available from the computer records were also contacted. तो जिन जिन कस्टमर से मैंने क्या करा था, जिन जिन कस्टमर से मैंने माल परचेज करा था, उनकी मैंने डिटेल्स निकाली, और मुझे ये पता चला कि भाई कस्टमर ने एडमिट कर लिया। कस्टमर ने क्या एडमिट कर लिया कि भाई हाँ, कंपनी ने जो है हमसे क्या करा है, कैश में माल परचेज करा है। देखो मैंने क्या करा, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा अंडर ओथ। दीज कस्टमर्स एडमिटेड अंडर ओथ दैट दे सोल्ड ओल्ड गोल्ड एंड रिसीव्ड द अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 इन कैश। तो कस्टमर्स ने बिल्कुल एडमिट कर लिया कि भाई कंपनी ने जो है हमसे जो है 40A3 की वॉल्यूशन में बहुत सारा क्या करा है, ज्वेलरी परचेज करा है। देखो टैक्स ऑडिटर क्या बोलता है, हाउएवर द टैक्स ऑडिटर हैज मेंशनड यस इन रिस्पांस टू द स्टेटमेंट इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 21D ऑन वेदर द एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर 40A3 वर मेड बाय अकाउंट पे चेक डाउन ऑन अ बैंक। तो आपको एक चीज पता होगी कि भाई क्लॉज 21 में आपको ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। क्लॉज 21 में टैक्स ऑडिटर को ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि क्या करंट ईयर में कंपनी ने जो भी परचेज करे हैं वो 40A3 के वॉल्यूशन में नहीं करे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्लॉज 21D के अंदर टैक्स ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि कंपनी ने जो भी करंट में परचेज करे हैं वो 40A3 के वॉल्यूशन में नहीं करें, आप हमें बताओ। तो टैक्स ऑडिटर ने लिख दिया हाँ नहीं करें, इसका मतलब ये है कि टैक्स ऑडिटर ने ये कहा कि भाई कंपनी ने जो है 40A3 के वॉल्यूशन में कोई भी परचेज नहीं करें। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा टैक्स ऑडिटर ने क्लॉज 21D में यस लिख के कह दिया। अच्छा देखो क्या दे रखा है, टैक्स ऑडिटर सबमिटेड दैट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी टू द एम्प्लॉइज टू मेक पेमेंट्स अबाउट 10,000 ओनली थ्रू अकाउंट पे चेक एंड और बैंक ड्राफ्ट और अदर परमिसिव इलेक्ट्रॉनिक मोड्स and copy of these instructions were verified by him. He further submitted that he has also taken a representation from the management that the net payment in cash to any person did not exceed 10,000. मतलब बेसिकली ऑडिटर ये कहना चाह रहा है, कि भाई देखो मैंने जो है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लिया था कि उन लोगों ने 43 का वॉल्यूशन नहीं करा है। एंड नंबर 2, मैनेजमेंट ने अपने इंप्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि भाई 10,000 से ज़्यादा का अगर आपको पेमेंट करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू ही करोगे। तो मैंने उन इंस्ट्रक्शंस को वेरीफाई भी कर लिया। तो टैक्स ऑडिटर बहाने बना रहा है। टैक्स ऑडिटर ये कह रहा है कि भाई हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया, हमने जो है मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को वेरीफाई कर लिया। भाई बेसिकली टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी खुद बनती है कि वो खुद जाके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक करे और ये देखिए कि भाई एक्चुअल में 43 का वॉल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा देखो क्या देखा है, ऑल्सो ही मेंशन दैट द टेस्ट चेक, ऑल्सो ही मेंशन, वो क्या बोलता है, ऑल्सो ही मेंशन दैट द टेस्ट चेक कंडक्टेड बाय हिम डिड नॉट रिवील एनी वॉल्यूशन। तो बेसिकली जो ऑडिटर है वो ये कहता है कि भाई मैंने जो है सैंपल बेसिस पे 2-3 ट्रांजेक्शन देखे थे, मुझे 43 का वॉल्यूशन नहीं मिला। अब इसमें एथिकल जिम्मेदारी क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 40A3 को एक्सप्लेन करोगे। 40A3 ये कहता है कि भाई आप कैश परचेज जो है 10,000 से ज़्यादा का नहीं कर सकते। क्लॉज 21 में आपको ये बताना पड़ता है कि भाई क्या कंपनी ने करंट ईयर में कैश परचेज कर रखे हैं क्या 10,000 से ज़्यादा के। अब देखो गाइडेंस नोट क्या बोल रहा है, जो टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट है वो ये कहता है कि भाई जो टैक्स ऑडिटर है उसको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो सकती है, किस बात की, देयर में भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन वेरीफाइंग वेदर द ईच पेमेंट इज मेड थ्रू अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट और ईसीएस और थ्रू एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड। तो बिल्कुल टैक्स ऑडिटर को प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो सकती है कि भाई एक एक ट्रांजेक्शन को कैसे वेरीफाई करेगा कि भाई एक्चुअल में कैश में हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू हुए हैं। अच्छा देखो क्या देखा है, वेयर द रिपोर्टिंग हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एसएससी द फैक्ट हैज टू बी रिपोर्टेड एज एन ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली गाइडेंस नोट ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने जो है रिपोर्टिंग करी है क्लॉज 21 के अंदर ये कहते हुए कि कंपनी ने कैश परचेज नहीं करे 10,000 से ज़्यादा के, और आपने ये किस बेसिस पे रिपोर्टिंग करी है, मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो अपना जो गाइडेंस नोट है वो ये कहता है कि अगर आपने जो है मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे रिपोर्टिंग करी थी तो आपको फॉर्म नंबर 3C में इस फैक्ट को रिपोर्ट करना था। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि भाई फॉर्म नंबर जो 3CA होता है उसमें आप क्या करो, इस फैक्ट को रिपोर्ट करो। लेकिन देखो क्या कर रहा है टैक्स ऑडिटर ने ये चीज़ नहीं करी। Tax auditor is required to point out in the tax report the violation of provisions of 40A3 by therefore invoking expenditure to a person in a day exceeding 10,000 otherwise than by electronic modes. However, in this case, the tax auditor certified that there was no such instance, दो such instances aggregated to 20 करोड़। तो टैक्स ऑडिटर ने कहा कि भाई ऐसा कुछ हो नहीं हो रखा, लेकिन जब सर्च में पता चला तो 20 करोड़ के ऐसे इंस्टेंसेस निकल के आए जहाँ पर आपने कैश में परचेज कर रखे हैं 10,000 से ज़्यादा के। अब देखो क्या दे रखा है, हम ये कह रहे हैं कि भाई टैक्स ऑडिटर को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था, टैक्स ऑडिटर को नेचर ऑफ बिजनेस को समझना चाहिए था। तो टैक्स ऑडिटर शुड हैव कंसीडर्ड द नेचर ऑफ बिजनेस दैट इज द ज्वेलरी बिजनेस ऑफ द एसएससी एंड अकॉर्डिंगली अंडरटेकन द नेसेसरी चेक टू वेरीफाई वेदर द कैश पेमेंट्स वर मेड इन वॉल्यूशन ऑफ 40A3। तो टैक्स ऑडिटर को खुद दिमाग लगाना चाहिए था, उसको नेचर ऑफ बिजनेस देखना चाहिए था और उसको ये देखना चाहिए था कि क्या मुझे टेस्ट चेक करके सफिशिएंट एविडेंस लेना चाहिए या फिर मुझे जो है और डेप्थ में चेकिंग करनी चाहिए। अब देखो क्या दे रखा है, ही मस्ट हैव यूज्ड he should have made the use of audit tools which are available to find out whether the payments हमने जो है 43 के वॉल्यूशन में करें कि नहीं करें। इन दिस केस करंट केस में क्या हुआ, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस नेमली ज्वेलरी बिजनेस, टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती थी कि वो वेरीफाई करे रिपोर्ट करने से पहले
mere reliance on the certificate issued by the management is not acceptable in a case। भाई ये टैक्स ऑडिट गलती है। ऑल्सो अगर आपने जो है क्या करा है, मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट के बेसिस पर रिपोर्टिंग करी है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी फॉर्म नंबर 3C में, और टैक्स अथॉरिटी को ये बताना चाहिए था कि भाई देखो मैंने टेस्ट चेक कर रहे हैं और मैं मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे ये कह रहा हूँ कि भाई कंपनी ने 43 का वॉल्यूशन नहीं कराए, लेकिन आपने ये सारे काम करे ही नहीं है। क्या होगा, क्लॉज 7-8 में आपको जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी मान लिया जाएगा। तो क्लॉज 7-8 और पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में जो है आपको क्या मान लिया जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी मान लिया जाएगा। वेरी इजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भाई एक फर्म है जो क्या कर रही है, एक फर्म है जो इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस में इंगेज है, जिसने करंट ईयर में 20 नए इंप्लॉयज को हायर करा, जिसकी मंथली सैलरी 25,000 टू बी पेड बाय अकाउंट पे चेक। आपने क्या करा, 20 इंप्लॉयज को हायर करा है, 20 इंप्लॉयज को हायर करा है, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी सैलरी है 25,000 पर मंथ। अब देखो क्या हो रहा है, इन एडिशन ईच एम्प्लॉई वॉज इंटाइटल टू 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो बेसिकली इनको सैलरी के अलावा उसको क्या मिला था, 10% ऑफ ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा था, 10% ऑफ ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा था। आगे देखो क्या दे रखा है, द एम्प्लॉइज वर ऑल्सो इंटाइटल टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ 3,000 पर मंथ इन कैश। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ XYZ एंड कंपनी इंक्लूडेड द पीजीपी ऑफ 62 लाख। तो कंपनी का करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है, 62 लाख है। हमको ये बता रखा है कि भाई कंपनी ने करंट ईयर में 20 नए एम्प्लॉय को हायर करा है, उनकी सैलरी 25,000 पर मंथ है, प्लस 10% जो है ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जाता है। एंड नंबर 3 पॉइंट क्या दे रखा है, नंबर 3 पॉइंट मुझे ये बता रखा है कि हम उसको जो है 3,000 पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और देते हैं, 3,000 पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और देते हैं। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ये कह रही है, कंपनी बेसिकली ये कहना चाह रही है कि जो ये ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करा है और ये 3,000 पर मंथ का जो कंट्रीब्यूशन करा है, ये बेसिकली 80 जेजे की लिमिट में नहीं आता। मतलब बेसिकली कंपनी कहना चाह रही है कि देखो हम जो है करंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ अप टू 25,000 तक का पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें 80 जेजे में डिडक्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है, कंपनी का क्या है, न्यू बिजनेस है, कंपनी का बेसिकली न्यू बिजनेस है। तो फर्म एंगेज इन द इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस एम्प्लॉयड 20 न्यू एम्प्लॉइज एज ऑन 1/4/2022 ऑन मंथली सैलरी ऑफ इतना टू बी पेड बाय द अकाउंट पे चेक। इन एडिशन ईच एम्प्लॉई वाज इंटाइटल टू 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। द एम्प्लॉइज वर आल्सो इंटाइटल टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ इतना एंड ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूडेड पीजीपी ऑफ 2 लाख। इतनी कहानी समझ में आई ना। अब देखो फर्म बोल रही है, क्या बोल रही है फर्म कि भाई डिडक्शन अंडर 80 जेजे हमें मिल जाना चाहिए। किस बात का डिडक्शन मिल जाना चाहिए, 18 लाख का डिडक्शन मिल जाना चाहिए। 18 लाख कैसे निकल के आया, 60 लाख का 30%, 60 लाख कैसे निकल के आया, 20 इंप्लॉइज इंटू 25,000 इंटू 12। कंपनी कह रही है कि भाई 20 इंप्लॉइज इंटू 25,000 इंटू 12 करूंगा मैं, तो मेरा कितना निकल के आएगा, 60 लाख निकल के आएगा। उसका 30% मुझे करंट ईयर में डिडक्शन मिल जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ सीए, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ सीए इशूड इन फॉर्म नंबर 10DA, द सेम सीए वाज आल्सो द टैक्स ऑडिटर ऑफ द फर्म। द चार्टेड अकाउंटेंट कंटेंटेड दैट द एमिलिमेंट्स डू नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। चार्टेड अकाउंटेंट ये कहता है, चार्टेड अकाउंटेंट ये कहता है कि जो अपन 25,000 की लिमिट चेक करते हैं ना 80 जेजे में, उसमें ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं करते। आगे देखो क्या दे रखा है, चार्टेड अकाउंट ऐसा कहता है कि ऑल्सो द कैश पेमेंट्स वर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ 80 जेजे। चार्टेड अकाउंटेंट ये कहता है कि जो कैश में पेमेंट करा है ये भी आपका बेसिकली आपके एमिलमेंट्स में इंक्लूड नहीं होगा। देयरफॉर अपने को पता है कि भाई 80 जेजे में लिमिट है कि अगर आप 25,000 तक का पेमेंट कर रहे हो, 25,000 तक का पेमेंट कर रहे हो तो उसका आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगा। तो चार्टेड अकाउंटेंट ये कहता है कि भाई ये जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है ये बेसिकली लिमिट में इंक्लूड नहीं होता। आपने जो कैश में पेमेंट कर दिया वो इंक्लूड नहीं होता। इंक्लूड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 25,000 इंक्लूड होगा। तो 25,000 इंटू 20 इंटू 12 करूंगा, इंटू मैं क्या करा 30% कर दिया, तो मेरा जो है 18 लाख का डिडक्शन निकल के आ जाता है। हेंस ओनली चार्टेड अकाउंटेंट कहता है हेंस ओनली 25,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय पेड बाय अकाउंट पे चेक हैज टू बी ट्रीटेड एज एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि द सेम डज नॉट एक्सीड 25,000 पर मंथ एंड एम्प्लॉइज हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 240 डेज इन अ ईयर। आपको जो है 80 जेजे का डिडक्शन मिल जाना चाहिए। अब बोल रहे अपन अपन से ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भाई जो चार्टेड अकाउंटेंट ने कहा, जो चार्टेड अकाउंटेंट ने कहा वो सही है कि नहीं है, इज इज कंटेंशन करेक्ट, क्या उसका कंटेंशन करेक्ट है। अब सबसे पहले देखो मैंने 80 जेजे का प्रोविजन समझाया कि भाई अगर आप क्या हो एक बिजनेस कर रहे हो और आपने नए एम्प्लॉयज को क्या करा है, हायर करा है, तो जो भी आपका उन पे एमिलेंट का कॉस्ट आता है उसका 30% हम आपको 3 साल तक क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या, देखो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है टोटल एमिलिमेंट्स पेड और पेबल टू द एडिशनल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जितना भी अमाउंट मैं उसको पे कर रहा हूँ वो मेरा क्या होगा, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होगा। लेकिन इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल अगर एमिलिमेंट्स आर पेड इन कैश। तो बेसिकली अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया है, अगर आपने क्या करा है कैश में पेमेंट कर दिया है, तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका जो है आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आपका निल होगा अगर एमिलिमेंट्स आपने पे कर दिए हैं, अदरवाइज देन बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। अच्छा देखो क्या देखा है, एमिलिमेंट का मतलब है सम पेड और पेबल टू द एम्प्लॉय इन लिeu ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड होता, देखो डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड।
मतलब जो सीए कह रहा है कि भाई ये जो 10% ईपीएफ है कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रहा है वो। अब सवाल आता है ये जो दूसरा 3000 पर मंथ है, ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है कि नहीं है? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है एम्प्लॉय who has been employed during the previous year and his employment has the effect of increasing the total number of employees employed by the employer as on the last day of the previous year but does not include employee जिसका टोटल एमिनेंस 25,000 से ज़्यादा है। तो हम उन सारे एम्प्लॉयज़ को हटा देंगे जिसका उन सारे एम्प्लॉयज़ को हटा देंगे जिसका एमिलमेंट 25,000 से ज़्यादा का है। अगर 25,000 तक है, 25,000 तक है तो हम क्या कर सकते हैं, 25,000 तक है तो आपको जो है 80 JJA में डिडक्शन दे दिया जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है करंट केस में, इन दिस केस द कंटेंशन ऑफ सीए दैट द एमिलमेंट्स डू नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इज करेक्ट। हाउएवर एमिलमेंट्स इंक्लूड होंगे 3,000 पेड इन कैश वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू द एम्प्लॉय एंड द टोटल एमिलमेंट्स पर एम्प्लॉय कितनी हो जाएगी, 28 पर मंथ हो जाएगी। Due to the reason, total employees employed will not qualify as additional employees for the purpose of reduction. Hence, it is not eligible for any reduction rate 80 JJ due to failure to fulfill the condition for being treated as an additional employee. तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि भाई 80 JJA के अंदर 80 JJA के अंदर अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो वो जो है 80 JJA के लिए एलिजिबल नहीं होती। अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में ये हो रहा है कि अपने केस में बेसिकली ये हो रहा है कि हमने क्या करा है, हमने जो है 25,000 पर मंथ 20 एम्प्लॉय को पे करा है। उसके अलावा हमने क्या करा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया है और उसके अलावा हमने जो है 3,000 पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी पे करा है। देखो 3,000 पर मंथ हमने क्या करा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी पे करा है। 3,000 पर मंथ हमने क्या करा है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी पे करा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो अपने प्रोविजन से क्या समझ लिया, अपने प्रोविजन से ये समझा था कि जो अपना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड नहीं होता, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ। तो बेसिकली जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है इसमें 25,000 इंक्लूड होगा, 3,000 इंक्लूड होगा, कितना हो गया 28,000 हो गया। 25,000 से ज्यादा का हो गया, मतलब करंट ईयर में हम एक एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं 28,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई करंट ईयर में कंपनी डिडक्शन नहीं ले सकती। लेकिन ऑडिटर बोलता है कि भाई 25,000 की लिमिट होगी, ये जो 3,000 है ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो टैक्स ऑडिटर है वो गलत है, टैक्स ऑडिटर क्या कर रहा है, गलत ओपिनियन दे रहा है। प्लस टैक्स ऑडिटर ने जो भी रिपोर्ट दी है फॉर्म 10DA दिया है, तो क्या दे रखा है, फॉर्म 10DA दिया होगा इसने, ये रहा फॉर्म 10DA दिया है, वो गलत दिया है। ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ समझ में आती है ना कि भाई अगर अप टू 25,000 तक है तो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाओगे आप। 25,000 से ज़्यादा का है, आपकी जो भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो भी आप एम्प्लॉय को टोटल पेमेंट कर रहे हो, 25,000 से ज़्यादा का है, 25,000 से ज़्यादा का है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होता 80 JJA के अंडर। तो हमने देखा कि भाई 25,000 ये दिया जा रहा है, 3,000 अलग से दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैश में दिया जा रहा है, बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, पेमेंट तो हो ही रही है ना उसको। तो 25,000 प्लस कितना हो गया 3,000, 28,000। 10% ईपीएफ हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मुझे साफ साफ प्रोविजन बताता है। एक ट्विस्ट समझ लेना, एक ट्विस्ट समझ लेना, प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि भाई अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, अगर आप एक क्या हो एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, तो आप जो है एम्प्लॉय को कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हो तो आप एम्प्लॉय को जो है कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया ना तो जितना अमाउंट आपने पे करा है वो आपको जो है 80 JJA के लिए एलिजिबल नहीं होता। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि अगर आप एक न्यू बिजनेस हो, अगर आप एक न्यू बिजनेस हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपने एम्प्लॉय को कैश में पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया बिजनेस खोला, मैंने नया बिजनेस खोला और नए बिजनेस में मैंने क्या करा, करंट ईयर में एक एम्प्लॉय को हायर करा और उसको 20,000 रुपये कैश में दे दिए, 20,000 रुपये कैश में दे दिए। तो अब क्या होगा, वो नया एम्प्लॉय है 80 JJA के लिए एलिजिबल हो गया, राइट। अच्छा, उसकी लिमिट कितनी होती है, 25,000 होती है, मैंने उसको 20,000 पे करें, 20,000 कैश में पे करें। तो मैं नया बिजनेस हूँ, नया बिजनेस मैंने खोला है और नए बिजनेस में अगर मैं 25,000 तक 25,000 तक का अमाउंट क्या करता हूँ कैश में भी पेमेंट कर देता हूँ तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस होता, अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस होता तो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो भी कैश में पेमेंट कर देती है ना उसका उसको 80 JJA के अंदर डिडक्शन नहीं मिलता। तो फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर में मैंने किसी इंप्लॉय को हायर करा, मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस हूँ, करंट ईयर मैंने इंप्लॉय को हायर करा, 25,000 पर मंथ क्या कर रहा हूँ, 25,000 पर मंथ में जो है उसको एमिलमेंट्स दे रहा हूँ, एलिजिबल है अप टू 25,000 तक एलिजिबल है। लेकिन 25,000 में से मैं 5,000 क्या कर रहा हूँ कैश में दे रहा हूँ। तो जो मुझे 80 JJA के अंदर डिडक्शन मिलेगा ना वो कितना क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 20,000 का मिलेगा। 25,000 माइनस 5,000 जो मैंने कैश में पे कर दिया कितना हो गया 20,000, 20,000 का उसको डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो मैं आपको बस ये चीज़ इसलिए समझा रहा था क्योंकि इन लोगों ने इधर ये वाला पॉइंट दे रखा है, इसलिए मेरे को आपको एडिशनली समझाना पड़ा। ये क्वेश्चन से अपने रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन में तो सीधी सी बात ये है 25,000 आप पे कर रहे हो, 3,000 पे कर रहे हो, अपन टोटल चेक करेंगे भी आप टोटल पेमेंट कितने कर रहे हो, टोटल पेमेंट कर रहे हो 28,000 का, 25,000 से ज़्यादा का हो गया तो वैसे भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है ना, ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो एथिकल इंप्लीकेशन पूछ रहा है, आगे देखो क्या दे रखा है। क्लॉज 33 और फॉर्म नंबर 3C ने मुझे ये बताता है कि भाई किसी एसएससी ने जब भी चैप्टर 6A के अंदर जो भी डायरेक्शन दे रखे हैं आप उसकी डिटेल्स दिखाओ। अब देखो क्या दे रखा है, आपने जो है क्या करा है, आपने गलत फॉर्म इशू कर दिया, प्लस आपने जो है गलत फॉर्म इशू करा। नंबर 2, आपने सारी चीजें चेक नहीं करी। हियर द अगेन द टैक्स ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट एसएससी फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द सेक्शन अंडर व्हिच द डायरेक्शन इज क्लेम्ड। हेंस, लेकिन टैक्स ऑडिटर हाउएवर, हेंस नहीं हाउएवर, इन दिस केस द टैक्स ऑडिटर हैज फेल्ड टू डू सो। तो बेसिकली टैक्स ऑडिटर ने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करा, उसकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं थी, उसने जो है गलत फॉर्म 10DA इशू कर दिया। वो कहता है कि जो कैश में आपने पेमेंट करा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो जो टैक्स ऑडिटर है उसने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करा, इसका मतलब ये है
जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा अंडर क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू सी एक्ट। वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बता रखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ बैंक विच रिवील्ड दैट एक कंसल्टेंसी एंड ट्रैवल एजेंसी फर्म है, उसने क्या कर रखा है, सब्सटेंशियल अमाउंट अब्रॉड रेमिट कर रखे हैं। अच्छा, द डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड, जो हमने क्या करे थे, इस बैंक से डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे, उसमें जो है फॉर्म नंबर 15 CB है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू कर रखा था। इंक्वायरी करने पे ये पता चला कि जो आपने अब्रॉड में पेमेंट कर रखा है वो फेक इन्वॉइसेस के बेसिस पे कर रखा है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या करा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉर्म नंबर 15 CB जो है इशू कर रखा है। अब वो क्या रखा, ऑन इंक्वायरिंग फ्रॉम द पैसेंजर्स एंड वेरीफाइंग देयर पासपोर्ट इट इज फाउंड दैट दे डिड नॉट ट्रैवल अब्रॉड ड्यूरिंग द डेट्स मेंशन इन द डॉक्यूमेंट्स। फर्दर द पैसेंजर डिनाइड एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद अल्फा ट्रैवल्स। डिपार्टमेंट को पता चल गया कि भाई द अमाउंट्स हमने जो रेमिट करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इनवॉइस रेमिट करें एंड फॉर रीजंस हमने फीमा का वायलेशन करा है एंड दैट द फॉर्म 15 CB इशूड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट फैसिलिटेटेड सच वायलेशंस। अच्छा, फॉर्म नंबर 15 CB क्या होता है, देखो ये रहा। फॉर्म नंबर 15 CB एक सर्टिफिकेट होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करता है, जहां पर वो ये बताता है कि भाई उसने एग्जामिन कर रखा है अग्रीमेंट बिटवीन द रेमिटर एंड बेनिफिशियरी। तो अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझे बाहर पैसा रेमिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक फॉर्म नंबर 15 CB भरवा के गवर्नमेंट को दूंगा, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट अश्योर हो जाए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इन दोनों के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करा है एंड जो पैसा बाहर रेमिट करा जा रहा है वो बेसिकली जेन्युइन रीजन की वजह से करा जा रहा है। तो 15 CB कौन इशू करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करता है। करंट केस में क्या हुआ, हमने जो है बहुत सारा पैसा क्या करा, बाहर रेमिट करा, फेक इन्वॉइसेस के बेसिस पर रेमिट करा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉर्म नंबर 15 CB भी इशू कर दिया और फॉर्म नंबर 15 CB इशू करके गवर्नमेंट को क्या कहता है कि भाई मैंने क्या करा है, दोनों के एग्रीमेंट को वेरीफाई कर लिया है, सब कुछ सही है। बाद में जाके ये पता चलता है कि जो पैसा रेमिट हुआ है, जो पैसा क्या हुआ, रेमिट हुआ है, वो फेक इन्वॉइसेस के बेसिस पे रिसीव हुआ है या फिर रेमिट हुआ है, राइट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती है बिकॉज उसने जो है 15 CB इशू करते समय सारी चीज़ों को ढंग से वेरीफाई नहीं करा। अब देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कहता है कि भाई उसने फॉर्म नंबर 15 CB इशू करा है बेस्ड ऑन द इन्वॉइसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी एंड वेरीफाइंग द KYC डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इन्वॉइसेस। मतलब बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कहता है कि भाई मैंने क्या करा था, जो भी इन लोगों ने इन्वॉइसेस, जो भी इन लोगों के इन्वॉइसेस है ना, उसको वेरीफाई करा। नंबर टू मैंने जो है KYC डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे ऑफ द सिग्नेटरी टू द इन्वॉइसेस। लेकिन देखो ही हाउएवर फेल टू ब्रिंग ऑन द रिकॉर्ड द इन्वॉइसेस। तो सरकार ने बोला कि अच्छा आपने इन्वॉइसेस वेरीफाई करें, दिखाओ इन्वॉइसेस कहाँ है आपके पास, आपने वेरीफाई करें तो आपने अपनी वर्किंग पेपर में इन्वॉइसेस लगा रखे होंगे ना, दिखाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल्ड, ही हाउएवर फेल टू ब्रिंग ऑन द रिकॉर्ड द इन्वॉइसेस, मतलब वो इन्वॉइसेस भी नहीं दिखा पाया। फर्दर वो देखो क्या बोलता है, देखो he further submitted that since he was not the statutory auditor of the company, he did not examine the books of account before the issue of 15 CB और conduct due diligence of his business activity। फर्दर एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो उसने इन्वॉइसेस ढंग से वेरीफाई नहीं करे, वेरीफाई करे थे तो भी उसका एविडेंस नहीं लिया, और तीसरा बोलता है कि भाई मैं तो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर था ही नहीं, तो मैं कैसे वेरीफाई करता। और उसने देखो क्या दे रखा है, हर सर्टिफिकेट के 3,000 रुपये चार्ज कर रखे हैं और अपने ऐसे टोटल 120 सर्टिफिकेट इशू कर रखे हैं। अच्छा, मोस्टली द फीस वॉज कलेक्टेड इन कैश। अच्छा, जो पैसा लिया था इसने सर्टिफिकेट वो भी कैश में लिया है, इसका मतलब ये है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने झोल कर रखे हैं। अच्छा, अब ये पूछा है कि भाई एग्जामिन द एथिकल इंप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो कि भाई आपको फॉर्म नंबर 15 CB क्या होता है। 15 CB में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है कि रेमिटर और बेनिफिशियरी के बीच में एग्रीमेंट को वेरीफाई करा जाए, उसके बाद फॉर्म नंबर 15 CB इशू करा जाए, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि भाई जो भी बंदा इंडिया से बाहर पैसा भेज रहा है जेन्युइन रीजन की वजह से भेज रहा है। आपने फ्रॉड वोट करा है, चार्टर्ड अकाउंट ने फ्रॉड वोट करा, इन्वॉइसेस को वेरीफाई नहीं करा, ठीक है, इन्वॉइसेस का एविडेंस नहीं रखे, कैश में पेमेंट रिसीव कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करा, देयरफॉर उसको जो है हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी मानेंगे अंडर क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू सी एक्ट 1949। सिंपल। तो टैक्स ऑडिट अपने को पूरा आसानी से समझ में आ गया। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ये जो अपन ने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे ना, ये अपन ने जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे हैं 6-7, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी एग्जाम में May 24 एग्जाम में भी यही एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कॉपी पेस्ट आया था, आप देख सकते हो जाके। अब अपन पढ़ेंगे कुछ केस स्टडीज। आईसीआई ने कुछ बड़ी बड़ी केस स्टडीज दे रखी है, अपन इन केस स्टडी को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इन केस स्टडीज का वो कहते हैं ना क्रक्स बता दूंगा, बिकॉज ये केस स्टडी आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ये केस स्टडी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्विकली 5-10 मिनट में अपन इन केस स्टडी को समराइज करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, तो देखो अपन क्या करते हैं, केस स्टडी चालू करते हैं, केस स्टडी नंबर 1। अच्छा, ये जो केस स्टडी कितनी राम कथा है ना, आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं है, बेसिक प्रोविजन बता रखे हैं, ठीक है। बेसिक प्रोविजन के बाद इन लोगों ने क्लॉज एक्सप्लेन कर रखा है, अपना काम है डायरेक्ट किधर आना, बेसिस फॉर कंक्लूजन एंड की टेक अवे पे आना। तो बेसिस फॉर कंक्लूजन और की टेक अवे में इन लोगों ने सब कुछ समराइज कर रखा है, अपन बस वही पढ़ेंगे। देखो आपको पता है कि भाई टैक्स ऑडिटर को जो है 3CD जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या बताना पड़ता है कि भाई कौन कौन से ऐसे अमाउंट है जिस पर आपने TDS नहीं काटा है, ठीक है। एंड क्लॉज नंबर 34 में उसको और क्या क्या बताना होता है कि भाई कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिस पर TDS काटना चाहिए था और कंपनी ने TDS काटा है कि नहीं काटा है। अच्छा देखो, अगर TDS नहीं काटा है, देखो अगर टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट जजमेंट इन अ पर्टिकुलर केस, अगर एसएससी ने किसी पर्टिकुलर केस में TDS नहीं काटा है, किस पे रिलाई करते हुए, कोर्ट के किसी डिसीजन पे रिलाई करते हुए, तो
तो टैक्स ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है, द टैक्स ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द सेम इन इट्स रिपोर्ट सो एज टू अनेबल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू नो द रीजन एज टू व्हाई द टीडीएस वाज नॉट डिडक्टेड। तो अपन ने ये देखा था कि भाई अगर टैक्स ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको कहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, क्लाइंट ने कोई पेमेंट करा, टीडीएस नहीं काटा। टीडीएस क्यों नहीं काटा, वो ही कहता है कि भाई देखो कोर्ट का डिसीजन आया था ये पर्टिकुलर वाला, इसके बेसिस पे टीडीएस नहीं कटना चाहिए था। ऑडिटर कहता है टीडीएस कटना चाहिए था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको रिपोर्ट करना चाहिए था। अब देखो क्या रखा है, आपने जब पीएनएल अकाउंट चेक करा ऑन परयूजल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, on perusal of the profit and loss account of the hospital, the working papers of the CA, it has been noted that consultancy charges were shown as expense in the P&L account of the hospital. Thus, the contention that the hospital collected fees on behalf of doctors and payment of such fee is not an expenditure for attaining TDS is not correct. Such expenditure has to be debited in the P&L account. करंट केस में क्या हुआ, करंट केस में बेसिकली जो है हॉस्पिटल ने कुछ पेमेंट करे डॉक्टर को, हॉस्पिटल कहता है कि भी जो पेमेंट है इस पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए। क्यों नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन आया रखा है। टैक्स ऑडिटर बोलता है टीडीएस कटना चाहिए, क्यों कटना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, आपने बुक्स अकाउंट में रिपोर्ट कर रखा है। तो देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो है इन दिस केस द सीए हैज इग्नोर्ड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन फॉर्म नंबर 3CD एंड हैज नॉट एक्सप्रेस्ड ड्यू डिलिजेंस इन कैरिंग आउट हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, हेंस ही वाज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉलिंग अंडर क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू सीए एक्ट। तो बेसिकली करंट केस में ऑडिटर ने जो है ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करा। ऑडिटर ने अपनी जो है फॉर्म नंबर 3CD में जो भी क्या डिफरेंस ओपिनियन थे उसको अपनी फॉर्म नंबर 3CA में रिपोर्ट नहीं करा। इसका मतलब ये है कि भाई वो क्लॉज 7 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा। तो टैक्स ऑडिटर क्या करेगा, टैक्स ऑडिटर इंश्योर करेगा ड्यू डिलिजेंस व्हाइल रिपोर्टिंग अंडर वेरियस क्लॉजेस ऑफ फॉर्म नंबर 3CD इन केस ही हैज टेकन अ व्यू दैट द टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल बाय वर्च्यू ऑफ कोर्ट जजमेंट। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है बेसिकली अपनी रिपोर्ट में ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो बस क्रक्स इतना सा है, करंट ईयर में कंपनी ने कोई पेमेंट करा, टीडीएस नहीं काटा, किस बेसिस पे टीडीएस नहीं काटा कि भाई कटना नहीं चाहिए था एज पर कोर्ट केस, टैक्स ऑडिटर बोलता है कटना चाहिए था। अच्छा टैक्स ऑडिटर ने बेसिकली अपनी रिपोर्ट में इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करा, अपनी रिपोर्ट में इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करा और रिपोर्ट नहीं करा। 34 जो क्लॉज 34 होता है, ठीक है, जो अपना क्लॉज 34 होता है या फिर क्लॉज 21 भी होता है, उस चीज में उस क्लॉजेज में टैक्स ऑडिटर ने ये चीज रिपोर्ट नहीं करी। 3CA में ये नहीं बताया कि भाई कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि हम आपको जो क्लॉज 7 के अंदर गिल्टी मानेंगे। इसी तरह तो अगेन बोल रहा हूँ आपको कि ये जो केस लॉ है ना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। बहुत ज़्यादा प्रोविजन अपने को दे रखे हैं और ये जो क्रक्स है ना, ये जो क्रक्स है एक्जैक्टली वही सारी चीज़ें बता रहा है जो इन लोगों ने ऊपर डिस्कस कर रखी है। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे, केस स्टडी नंबर 2 पे आ जाते हैं अपन। देखो केस स्टडी नंबर 2 वही है एक्जैक्टली जो अपन ने पीछे क्वेश्चन देखा था ना। कौन सा क्वेश्चन देखा था, ज्वेलरी वाला क्वेश्चन देखा था, याद है आपको? आपने जो है ज्वेलरी वाला क्वेश्चन देखा था, ज्वेलरी वाला क्वेश्चन देखा था जहाँ पर क्या हुई थी, सर्च हुई थी, हमें ये पता चला कि इसने बहुत सारा कैश में माल परचेज कर रखा है। ये जो वो वाला क्वेश्चन था ना, इधर से ही बन के आया था। तो केस स्टडी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले। केस स्टडी के जो अपन ने छोटे छोटे क्वेश्चन देखे थे ना पीछे बैक एक्सरसाइज के, वही है। देखो करंट ईयर में सारी चीज़ें वही हुई है कि भाई अपना ज्वेलरी का बिजनेस था। देखो ज्वेलरी का बिजनेस था, आपने 43 का वॉल्यूशन करा है, ऐसा वैसा। अपन क्या करेंगे, की टेक अवे देखेंगे। की टेक अवे अपन ने उधर क्या पढ़ा था कि भाई जो ऑडिटर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नेचर ऑफ बिजनेस को समझे और फिर क्या करे, सारी चीज़ों को अच्छी तरह वेरीफाई करे, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन लेटर पे भरोसा ना करे। देखो वही चीज़ है इधर। The chartered accountant should consider the nature of business of the SSE and accordingly undertake the necessary checks to verify whether there was a violation of the provisions of 40A3. As in this case, by the SSE engaged in jewelry business, he should make use of audit tools which are available to find out such payment expeditiously and accurately when the data is voluminous. तो जो अपन ने पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखा था ना, कौन सा वाला अपन ने जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखा था ज्वेलरी वाला, एक्जैक्टली वही है। तो अगर ये ज्वेलरी वाला क्वेश्चन आता है तो अपने को वाली चीज़ें लिख के आनी है। इससे पहले अपन ने क्या देखा, इससे जस्ट पहले कहाँ गया केस स्टडी, केस लॉ नंबर 1। इससे पहले अपन ने ये देखा टीडीएस वाला, टीडीएस वाला भी अपन ने पीछे देखा था, याद है आपको? टीडीएस वाला भी अपन ने जो है पीछे देखा था। तो ये बेसिकली जो अपने 5 6 7 क्वेश्चन से पीछे वो इधर केस स्टडी से बन के आए हैं और एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं आपको जो है बेसिस फॉर कंक्लूजन एंड की टेक अवे करा रहा हूँ। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सब कुछ इंक्लूडेड का मतलब पूरे केस लॉ का क्रक्स डाल रखा है। केस स्टडी 2 हो गई। देखो आ जाओ केस स्टडी 3 पे। केस स्टडी 3 देखो क्या दे रखी है। केस स्टडी 3 में देखो 80IA होता है। 80IA में आपको क्या मिलता है, इनकम बेस्ड डिडक्शन मिलती है। आ जाओ इसके कंक्लूजन पे और की टेक अवे पे। अच्छा आपको एक चीज़ पता है कि भाई अगर मैं एक एसएससी हूँ, मुझे 80IA में डिडक्शन लेना है तो 80IA में बहुत सारी कंडीशंस होती है। कौन कौन सी कंडीशंस को मुझे फुलफिल करना पड़ता है? सरकार ये कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक एसएससी हो, आप 80IA का डिडक्शन लेना चाहते हो तो आप सर्टिफिकेट लेके आओ सीए से। आप सीए से सर्टिफिकेट लेके आओ कि सारी कंडीशन आपने फुलफिल कर रही है, ताकि हम जो है इंश्योर कर लें कि आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है, ताकि हम आपको डिडक्शन दे दें। करंट केस में क्या हुआ, करंट केस में बेसिकली एसएससी जो है 80IA का डिडक्शन ले रहा था। करंट केस में बेसिकली एसएससी 80IA का डिडक्शन ले रहा था, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस वॉलेट कर रखी थी। अच्छा सीए ने क्या कर दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया ये कहते हुए कि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। जैसे ही सीए को पता चला कि भाई मैंने गलत सर्टिफिकेट इशू करा है तो उसने क्या करा, अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। अपनी रिपोर्ट को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब देखो 80IA का आपने डिडक्शन ले लिया अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में, सपोर्टेड बाय फॉर्म नंबर 10 CCB जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू कराए। लेकिन जैसे ही चार्टर्ड अकाउंट को ये पता चला कि भाई जो उसने रिपोर्ट इशू करी है वो क्या है, गलत है, उसने क्या करी, अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ कर लिया।
एंड उसने जो है एसएससी को इन्फॉर्म करा, और एसएससी ने क्या करा, बेसिकली रिवाइज रिटर्न फाइल करके 80 IA का जो है डायरेक्शन लेना बंद कर दिया। देयरफॉर सीए हैज विड्रॉन द ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 10 सीसीबी एंड इन्फॉर्म कर दिया एसएससी को, जिसने रिवाइज रिटर्न फाइल करके 80 IA का डायरेक्शन नहीं लिया। अब देयरफॉर जो है उसको अपन गिल्टी नहीं मानेंगे, उसको अपन गिल्टी नहीं मानेंगे, सिंपल। तो 80 IA के लिए आपको जो है सर्टिफिकेट लाना पड़ता है सीए का। सीए को पता चला कि भाई मैंने तो गलत सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, कंपनी 80 IA की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने जो है गलत सर्टिफिकेट इशू कर दिया, मैंने सर्टिफिकेट इशू कर दिया है ये कहते हुए कि कंपनी क्या करी, कंडीशन फुलफिल कर रही है। जैसे ही सीए को पता चला कि भाई मैंने कुछ काम गलत करा है, उसने क्या करा, अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ करा और एसएससी को कहा कि भाई तू अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर, और जिसमें तूने 80 IA का डायरेक्शन ले रखा है ना उसको मत ले अब तू। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, हम बेसिकली कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सीए, अब तू क्या है, नॉट गिल्टी है, तूने सारे एक्शंस ले लिए। की टेक अवे क्या है, की टेक अवे ये है कि सीए को हम ये कहेंगे कि बेटा जब भी तू रिपोर्ट इशू करा है, जब भी तू सर्टिफिकेट इशू करा है, बहुत ध्यान से इशू कर, सारी चीज़ों को वेरीफाई करके इशू कर। गलत इशू कर देगा तो बाद में तुझे जो है रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। तो देखो वही है कि सीए शुड इंश्योर या सीए शुड टेक ड्यू केयर while issuing audit report and ensure that all the conditions stipulated under the provisions are satisfied। तो आप जो है सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है उसको देखो, उसी के बाद जो है क्या करना, उसी के बाद बेसिकली आप जो है रिपोर्ट इशू करना। केस स्टडी नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, केस स्टडी नंबर 4 के अपन आ जाते हैं उधर। केस स्टडी 4 में आपको एक समझाता हूँ हुआ क्या, केस स्टडी 4 में आपको समझाता हूँ हुआ क्या कि जो एक कंपनी है 80 IA की TIE कंपनी क्या कर रही है, 80 IE के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही थी और डायरेक्शन लेने लग गई। तो 80 IE में आपने पढ़ रखा है कि भाई अगर कंपनी क्या कर रही है, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में बिजनेसेस कर रही है, ये कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में बिजनेसेस कर रही है, तो जो है क्या कर सकती है, अपनी इनकम का 100% रिडक्शन ले सकती है। कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी बेसिकली देखो कर रही थी पैकेजिंग कर रही थी, रीपैकेजिंग कर रही थी प्रोडक्ट की। कंपनी बेसिकली क्या कर रही थी, पैकेजिंग कर रही थी, रीपैकेजिंग कर रही थी किसकी, प्रोडक्ट की। और ये कह रही थी कि भाई ये तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, ये क्या कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। सीए ने क्या समझाया, सीए ने कंपनी को ये समझाया कि देखो पैकेजिंग करना और रीपैकेजिंग करना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती, देयरफॉर आपको जो है 80 IE का डायरेक्शन नहीं मिलेगा। समझ आई कहानी। तो पैकेजिंग करना और रीपैकेजिंग करना आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपको जो है 80 IE में डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ है इन लोगों ने बताई कि भाई मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में पैकेजिंग या रीपैकेजिंग इंक्लूड नहीं होता। देखो जो कंपनी करंट में बिजनेस कर रही है 80 IE का डायरेक्शन ले रही है वो नहीं ले सकती। की टेक अवे देखो क्या दे रखे हैं, इन द करंट कंटेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर would be relevant. Therefore, the CA giving a declaration in 10 CCB has to ensure that the activity carried on by the SSC amounts to manufacture as per the said definition. तो बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि भाई 80 IE के लिए आपको जो है फॉर्म 10 CCB देना पड़ता है कि भाई आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसे ही 80 IE में आप जो है डायरेक्शन लेना चाहते हो, अगेन सीए से फॉर्म लेके आओगे, सीए से सर्टिफिकेट लेके आओगे कि भाई हमने जो है सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो सीए जब सर्टिफिकेट इशू करेगा ना तो वो ये देखेगा कि भाई अगर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे क्या करना चाह रहे हो, डायरेक्शन लेना चाह रहे हो, तो वो चेक करेगा कि भाई एक्चुअल में आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड है कि नहीं है। अब देखो क्या देखा है, ही मे रिलाई ऑन जुडिशियल रूलिंग्स बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। इट मे बी नोटेड दैट मेकिंग द प्रोडक्ट कमर्शियली मार्केटेबल व्हिच वाज वन ऑफ द बेसिस फॉर कंक्लूजन इन द एक्चुअल केस इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर। तो बेसिकली आप जो है प्रोडक्ट में क्या कर रहे हो, सिर्फ पैकेजिंग कर रहे हो। पैकेजिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग कर रहे हो उसकी, मेकिंग द प्रोडक्ट कमर्शियली मार्केटेबल, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को कमर्शियली मार्केटेबल बनाने के लिए पैकेजिंग कर रहे हो, तो पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होती। Thus the CA, therefore the CA must ensure the satisfaction of conditions for claiming reduction at 80 IE before issuing the report। तो सीधी सी बात है, रिपोर्ट इशू करने से पहले आपको सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि भाई सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे जो है रिपोर्ट दोगे। क्या तो इतना सा कंक्लूजन था, इतना कंक्लूजन के लिए आप इतना बड़ा बड़ा 3-4 पेज पढ़ोगे, आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने ये केस स्टडी पढ़ रखी है, मैंने आपको बता रखा है कि भाई केस स्टडी में कुछ नहीं है। अब देखो अपन ने पैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा था फॉर्म नंबर 15 CB का, एग्जैक्टली देखो वही है ये, एग्जैक्टली वही है। ये रहा फॉर्म नंबर 15 CB। तो फॉर्म नंबर 15 CB वाला जो अपन ने बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखा था ना, क्या देखा था कि भाई फेक इनवॉइस के बेसिस पे एक एसएससी ने बहुत सारा पैसा क्या करा है, बाहर रेमिट कर दिया है, और सीए के पास इनवॉइसेस भी नहीं थे। सीए ये कहता है कि भाई मैंने जो इनवॉइसेस वेरीफाई करे थे, सीए के पास इनवॉइसेस की डिटेल्स भी नहीं है, वर्किंग पेपर्स भी नहीं है, तो हमने सीए को गिल्टी ठहराया था। एक्जैक्टली हमें वही करना है कि भाई वो क्या होगा, क्लॉज 7-8 में गिल्टी माना जाएगा। डिट्टो 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 सब कुछ सेम है। अपन ने जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखा था, दिखाएं आपको कौन सा क्वेश्चन था, आ जाओ। 15 CB वाला क्वेश्चन था, ये रहा 15 CB वाला क्वेश्चन, दिख रहा है आपको 15 CB, ये 15 CB वाला क्वेश्चन। तो अगेन आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये कर लो, क्योंकि इन बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में उस केस स्टडी के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं इन लोगों ने। केस स्टडी आपको करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट समझ लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है ना, किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी ना, तो इसी तरह का आएगा जो अपन ने इधर पढ़ रखा है। और आपको कंक्लूजन किस तरह से देना है, आपको एग्जाम में जो है इसी तरह से बेसिकली आंसर दे के आना है। जैसे इन लोगों ने क्या आंसर दे रखा है, पहले ये लोग प्रोविजन समझाते हैं, फिर तीसरे का पॉइंट बताते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई टैक्स ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है, फिर टैक्स ऑडिटर को गिल्टी ठहरा देते हैं। इसी तरह से आपको 4 या 5 पॉइंट में जो है एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, लिख के आना पड़ेगा, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो अपना फाइनली टैक्स ऑडिट हो गया।
अपना फाइनली जो है टैक्स ऑडिट वाला चैप्टर भी हो गया। ऑलराइट गाइस, टैक्स ऑडिट इज डन, डन डना डन। तो जिंदगी में लो नो टेंशन, करो नो ड्रामा, जस्ट से हरे कृष्णा हरे रामा।